नमस्कार मित्रों, मेरे साथ हिंदी के जाने माने लेखक, कवि, आलोचक, साहित्य कला मर्मज्ञ और ऐसे सांस्कृतिक संगठनकर्ता आयोजन करता हैं जो हिंदी में लगातार बढ़ते बंजर के बीच रचनात्मकता का आश्वासन हमारे लिए बनाए रखते हैं, अशोक वाजपेयी। आज मैं उनसे, मेरी भूमिका मूलतः प्रश्नकर्ता की ही रहेगी। हम लोग दो लेखकों के पर बात करेंगे। आज दोनों की पुण्यतिथि है। महादेवी वर्मा हमें 1987 में छोड़ गईं और उसके कई बरस पहले, हालांकि उम्र में उनसे 10 साल छोटे थे, गजानन माधव मुक्तिबोध 1964 में आज के ही दिन विदा हो गए। तो हिंदी ने आज के दिन अपने दो ऐसे लेखकों को खो दिया जिनसे एक परंपरा बनती है। अशोक जी, नमस्कार। मैं फिर आपका स्वागत करता हूं इस बातचीत में। मेरे सामने एक सवाल जो आता है, सवाल तो कई हैं, जो पहला सवाल आता है, महादेवी 1907 में पैदा हुई, मुक्तिबोध 1917 में पैदा हुए, सिर्फ 10 साल का अंतर है, लेकिन दोनों की कविता एक दूसरे से कोसों मील, जैसे एक सदी दूर खड़ी दिखाई पड़ती है। हालांकि बोलते हुए मुझे ख्याल आ रहा है कि मुक्तिबोध की कविता शुरू में तो छायावादी प्रभाव से युक्त दिखाई पड़ती थी, बिल्कुल प्रारंभिक कविताएं, लेकिन मुक्तिबोध जैसे बहुत तेजी से मुक्त हो गए और महादेवी लगातार उन छायावादी संस्कारों में बनी रही। तो मुक्तिबोध के अचानक उससे बाहर आ जाने को आप 10 साल के अंतर पे किस तरह देखते हैं? देखिए, मुक्तिबोध उन लोगों में से थे जिन्होंने एक पद गढ़ा था, सच्चित आनंद की जगह सच्चित वेदना। हाँ। और अगर आप ध्यान दें तो महादेवी और मुक्तिबोध दोनों सच्चित वेदना में सहचर हैं। हाँ। दोनों वेदना के कवि हैं। महादेवी ने बहुत कम लिखा कविता के क्षेत्र में, वो बहुत अधिक उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि संभवतः छायावादियों में सबसे कम कविता महादेवी ने ही लिखी है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उनमें जो महादेवी को याद करना इसलिए भी जरूरी है कि छायावादियों में वो एकमात्र ऐसी कवि थी जो सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय थी। हाँ। निराला, प्रसाद, पंत, ये सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं थे। हाँ हाँ। यानी स्वतंत्रता आंदोलन में सीधे भाग लेने वालों में और लगभग जिंदगी भर खादी पहनने वालों में महादेवी ही थी। हाँ। बाकी ये तीन कवि नहीं थे। हाँ। दूसरी बात यह है कि एक तरह से सबसे दीर्घजीवी भी वही रही। बिल्कुल। प्रसाद की मृत्यु तो अल्पवय में हो गई थी, 52-53 हो गई। हाँ। उसके बाद निराला की, उसके बाद पंत की, और सबसे अंत में महादेवी। लेकिन महादेवी में ये बोध सक्रिय था कि जब उनका काव्य स्रोत सूखने लगा तो उन्होंने कविता लिखना बंद कर दिया। हाँ। उन्होंने अनुवाद किए। हाँ। और संस्कृत से, वेद से लेकर अनेक प्राकृत इत्यादि के, और सप्तपर्णा नाम से तो संग्रह प्रकाशित भी। लेकिन सोचिए, एक कवि ये तय करे कि उसको अब कविता लिखना बंद करना चाहिए। सही बात है। क्योंकि उसके स्रोत सूखते हैं। हम में से शायद कईयों को ये विचार करना चाहिए। तो बहरहाल एक कवि निर्लज्ज भी होते हैं, कम से कम मैं तो हूँ ही, तो इसलिए अब भी लिखता रहता हूँ। लेकिन सोचिए, महादेवी ने इतनी जल्दी कविता लिखना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने गद्य में जो किया वो भी छायावादियों के गद्य से बहुत अलग है। बिल्कुल। महादेवी ने जो संस्मरण लिखे वो अद्भुत हैं और बिल्कुल साधारण अज्ञात कुलशील लोगों के संस्मरण। बिल्कुल। यानी साधारण की प्रतिष्ठा का जो एक तरह से अघोषित अभियान आधुनिक हिंदी साहित्य में चल निकला था, जिसमें प्रेमचंद में भी थे, वही उन
उनके गद्य में है। और दूसरी बात, स्त्री स्वर और स्त्री की अस्मिता, स्त्री के संघर्ष, स्त्री की बोध की जितनी गहरी समझ और अभिव्यक्ति महादेवी में थी, उतनी उस समय किसी और में नहीं थी। बल्कि इस अर्थ में वो हिंदी के तथाकथित स्त्री विमर्श की पहली योद्धा। बिना इसकी कोई नाटकीय घोषणा किए हुए और बिना इसके कि वो स्त्रीवादी, आपको याद होगा वो चांद का संपादन भी। बिल्कुल। हालांकि मेरा सवाल पीछे छूट गया थोड़ा, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। लगभग समकालीन होते हुए मुक्तिबोध इतने भिन्न क्यों थे? और दूसरी बात, दोनों जिस चित्त वेदना की आप बात कर रहे हैं, दोनों का बीज शब्द कहीं ना कहीं पीड़ा है, वेदना है, यंत्रणा है। लेकिन दोनों को पढ़ते हुए मतलब लगता है महादेवी की पीड़ा और मुक्तिबोध की यंत्रणा दोनों बिल्कुल अलग है। क्या ये हमारे पाठ की सीमा है, या कहीं क्या वेदना के उत्स जो होते हैं वो वेदना की प्रकृति को भी भिन्न कर देते हैं? तो ये जो स्वभावगत संस्कारगत बिल्कुल लगभग समकालीन होते हुए 10 साल का अंतर, इतना बड़ा अंतर शायद नहीं मानेंगे साहित्य में, तो ये अंतर क्यों है? मुक्तिबोध को कौन सी वेदना है जो उनको महादेवी से अलग करती है? मैं समझता हूं कि मुक्तिबोध में अपने समाज की और खासकर जिस मध्य वर्ग से वो आए थे उसकी जो विडंबनाएं थी, उसके जो विद्रूप थे, हमारे विकसित होते हुए स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र के की जो विकृतियां थी, उसकी जितनी गहरी पकड़ और जितना गहरा एक तरह से आप कहें आतंक मुक्तिबोध पर था, उतना महादेवी पर नहीं। तो इसलिए महादेवी की सच्चित वेदना एक तरह की अस्तित्व मूलक वेदना है। यानी होने का ही दुख है एक तरह से। और दूसरी तरफ बोध ने आपको याद होगा कि कहा है कि मुक्ति कभी अकेले नहीं पाई जा सकती। बिल्कुल। उनकी मुक्ति का मार्ग बिल्कुल दूसरा था। वो कविता में मुक्ति की खोज नहीं कर रहे थे, बल्कि इस पर ध्यान देना जरूरी है कि उनकी वैसे कविता है अंधेरे में, उसमें उनका लक्ष्य जो है वो कोई तथाकथित सामाजिक लक्ष्य नहीं है। उन्होंने खुद कहा है आत्मसंभवा अभिव्यक्ति अनिवार्य, यानी एक आत्मसंभवा अभिव्यक्ति की तलाश। मैं समझता हूं कि एक दूसरा पद ये कहा जा सकता है या इसको सोचा जा सकता है कि महादेवी और मुक्तिबोध दोनों में एक तरह के अभिव्यक्ति की जो आत्मसंभवा अभिव्यक्ति है उसकी खोज है। दोनों अलग अलग रास्तों से जाते हैं। इनमें स्वभावगत महादेवी ने तो लगभग स्वतंत्रता के थोड़े दिन बाद ही कविता लिखना बंद कर दिया। मुक्तिबोध को तो इतनी तोड़फोड़ मुक्तिबोध को करना जरूरी थी कविता के स्थापत्य में, उनसे ज्यादा तोड़फोड़ तो उस जमाने में किसी और ने की नहीं, शायद आने वाले जमानों में भी नहीं है, आने वाले जमानों में भी नहीं हुई। मतलब जो एक बिल्कुल नया मुक्तिबोध का मैंने कहा है कि न कोई पूर्वज है न उनका कोई वंश है। ये महादेवी के बारे में नहीं कहा जा सकता। महादेवी के पूर्वज भी हैं तो अपने पूरी परंपरा से जो संस्कृत और बौद्ध परंपरा इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए और दूसरी बात यह है कि महादेवी का जो सामाजिक जीवन था, हालांकि दोनों शिक्षा के क्षेत्र में ही सक्रिय थे, महादेवी जैसा वक्ता हिंदी में उनके बाद दूसरा कोई हुआ ही नहीं। अच्छा। उनको सुनने के लिए हिंदी समाज में जितनी भीड़ उमड़ती थी उतनी संभवतः माखनलाल चतुर्वेदी के लिए ही उमड़ती हो रही होगी। पर माखनलाल चतुर्वेदी तो सीधे सीधे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और उसकी हस्तियों में से एक थे। कहा जाता है कि वो बहुत बड़े वक्ता थे। मैंने तो महादेवी के पहली बार दर्शन किए 1957 के साहित्यकार सम्मेलन में, जो कि इलाहाबाद में हुआ।
अच्छा। उसमें बाद में अमृत राय ने एक लेख में ये लिखा कि मैं उसमें भाग लेने वाला सबसे कम उम्र लेखक था। मेरी वाह उम्र 17 वर्ष। वाह। और उसमें महादेवी को मैंने पहली बार दूर से देखा। उसमें रेणु को भी, नागार्जुन को भी, हाँ 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 शमशेर जी वगैरह कई लोगों को पहली हाँ बार देखा, शाही। और हाँ फिर बाद में परिमल के रजत पर्व में एक बार मैंने उन्हें देखा था। हाँ उसमें मैंने सुमित्रानंद पंत के लोकायतन पर एक दुष्ट दुष्ट और अच्छा। आक्रामक टिप्पणी की थी। हाँ बहरहाल, तो महादेवी का जो जो आपको याद होगा कि निराला के बारे हाँ में जवाहरलाल नेहरू चिंतित रहते, बिल्कुल। प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी हाँ थे। और साहित्य अकादमी उन दिनों शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती थी। और हाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद हाँ हमारे शिक्षा मंत्री, तो उनको पेंशन बांधने के लिए हाँ नेहरू जी ने एक पत्र मौलाना को लिखा। बिल्कुल। ये बड़े कवि हैं और हाँ उनको सुझाव है कि 150 रुपए शायद मासिक की पेंशन, दिया जाए, लेकिन उसमें ये भी जोड़ा वो महादेवी को दिया जाए। औढर दानी है, हाँ ये महादेवी को दिया। तो सही बात। वो महादेवी ने साहित्यकार संसद भी बनाई थी। हाँ और निराला की आखिरी दिनों में देखभाल करने की भी उन्होंने हाँ बड़ी एक बड़ी बात चेष्टा और। की। हाँ तो एक। हाँ हाँ, कही नहीं, मैं पूछ रहा था कि बताइए। महादेवी और मुक्तिबोध के संदर्भ में मुझे एक बात और ख्याल आती है। दोनों के पाठ के का एक आलोचकीय ढंग लगभग बन चुका है, बल्कि महादेवी के संदर्भ में बदला भी। महादेवी पीड़ा की कवि हैं, वेदना की कवि हैं, दुख की कवि हैं, और उनकी कविताओं में भी वो था। बाद में ये समझ में आया कि महादेवी जितना दुख और पीड़ा की कवित्री हैं, उतना ही विद्रोह की। उनके यहाँ जितने बादल और जितना पानी है, उतना ही प्रलय और मोती और चिंगारियां भी। आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही है, नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। पंथ एक रहने दो मेला, पर प्राण रहने दो अकेला। तो महादेवी इधर है। मुक्ति बोध में भी मुझे एक बात लगती है कि मुक्ति बोध को हम सिर्फ पीड़ा के, यंत्रणा के कवि की तरफ पढ़ते हुए भूल जाते हैं कि उनके यहाँ सिर्फ अंधेरे में नहीं, उजाले में की भी बहुत सारी छवियां हैं। और कई बार वो हाँ छवियां बिल्कुल। इतनी शुभ्र हैं, लगता है कि अरे ये एक दूसरा मुक्तिबोध है क्या। मुक्तिबोध के पाठ में, बल्कि उनकी कहानियां पढ़ते हुए, और जब आप नारी विमर्श की बात कर रहे हाँ थे, मुक्तिबोध आ रही मेरी आवाज। जी। मुक्तिबोध की एक हाँ कविता हाँ मुझे, कहानी मुझे याद आ रही थी, जिसमें एक पत्नी एक अनजान आदमी के प्रति आसक्त हो जाती है। मैं हैरान था कि उस दौर में मुक्तिबोध इस तरह की कल्पना कर पा रहे थे, अपनी कहानी में लिख रहे थे। तो हाँ। आलोचक मुक्तिबोध, कहानीकार मुक्तिबोध को क्या कवि मुक्तिबोध के एक आलोचकीय पाठ ने सीमित कर दिया, जैसे महादेवी को कर दिया था? मेरा ख्याल है कि ऐसे लेखक, खासकर जिनका हाँ हम इस समय जिक्र कर रहे हैं, हाँ महादेवी और मुक्तिबोध, हाँ इनके गद्य को इनकी कविता के पूरक के रूप में, जो कुछ वो कविता में संभवतः नहीं कर पाते थे, वो हाँ गद्य में करते थे। तो ये एक रहा है। हमारे यहाँ ऐसी बड़ी परंपरा है जिसमें कवियों ने महत्वपूर्ण गद्य लिखा है, अज्ञे से लेकर शमशेर, मुक्तिबोध, बाद में नागार्जुन, और बिल्कुल। बहुत सारे, और फिर रवि सहाय, श्रीकांत वर्मा, हाँ ऐसे अनेक लोग हैं, विजय बेना, शाही, जिन्होंने महत्वपूर्ण गद्य लिखा है, और वो कवि भी। और हमको इनको अलग अलग करके नहीं, यानी एक तरह का श्रम विभाजन वो अपने लिए करते थे कि हाँ क्या मैं कविता में कर सकता हूँ और क्या मुझे गद्य में करना चाहिए। हाँ और मेरा ख्याल है कि इसके दो बहुत अच्छे उदाहरण महादेवी और मुक्तिबोध। महादेवी को रहस्यवादी कहकर हाँ आरंभ में शुक्ल जी ने कहा था, उन हाँ पर ये चस्पा हो गया था, और इसी तरह का कुछ आरोप लगाया मुक्तिबोध पर रामविलास शर्मा ने, बिल्कुल। जो तो दोनों में। और मैं समझता हूँ कि ये साहित्य की दोनों बड़े आचार्य हैं, उनको प्रणाम करते हुए उनसे विनम्रता पूर्वक और धृष्टता पूर्वक मैं ये कहना चाहूंगा कि
आखिरकार रहस्य जो है संसार का, वो तो कविता का एक मूल उद्गम है। संसार पर के रहस्य का स्वीकार न करना और संसार के आश्चर्य का एहतराम न करना, ये इनके बिना कोई बड़ा कवि कैसे हो सकता है। और इसलिए उसको रहस्यवादी करके, और जिस रहस्यवाद पर उनका आरोप लग रहा था वही महादेवी सामाजिक स्तर पर इतना सक्रिय थी। तो दिलचस्प बात यह है कि रामविलास शर्मा ने स्वयं और नंदुलाल वाजपेयी इत्यादि ने भी शुक्ल जी के इस मत से विमति जाहिर की, लेकिन वही रामविलास शर्मा आगे जाकर मुक्तिबोध में उसी रहस्य को एक निजी पीड़ा और निजी, तो ये जो द्वैध पैदा हुए हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा मुक्तिबोध को लेकर कुछ ज्यादा ही आक्रामक रहे। हाँ, तो खैर, लेकिन ये भी है कि हमने एक बार हमारे यहाँ, जो मैं मध्य प्रदेश में संस्कृति सचिव था, और एक बार मैंने अपने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से कहा कि हर बार हम अपने जो कालिदास सम्मान इत्यादि पुरस्कार हैं, तो कभी प्रधानमंत्री ने 2 बार दिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो कभी हम साहित्य और संस्कृति के राष्ट्रपतियों को क्यों नहीं बुलाते। अच्छा। थोड़ा मुस्कुराए, बोले जैसे कौन? मैंने कहा जैसे महादेवी। आएंगी, कोशिश करते हैं। कहा बोलिए, तो खैर महादेवी जी आई। अच्छा। महादेवी आए, बाद में रविशंकर ने दिए, और मकबूल विदा हुसैन, ये 3 लोग इन पुरस्कारों को देने आए थे। महादेवी सबसे पहले थी। महादेवी जब आई तो भारत भवन में वैसे हमेशा ही भीड़ होती थी, लेकिन इस दिन इतनी भीड़ उमड़ी। अच्छा। न किसी प्रयत्न की। तो महादेवी, और बड़ी मर्दाना आवाज थी उनकी। मतलब बहुत भारी और मर्दाना आवाज थी। और महादेवी जैसा बोलती थी, मतलब वो एक बिल्कुल अलग, थोड़ा बहुत उसका एक अंश एक दूसरे हिस्से में द्विवेदी में था। अच्छा। द्विवेदी जी भी बोलते हुए अपना मजाक बनाते थे। अच्छा। हंसमुख वक्ता थे, बहुत ही हंसमुख वक्ता थे। मतलब वो ऐसा हंसमुख वक्ता बाद में मुझे मुकुंद लाठी मिले, जो इस तरह के हंसते हुए गहरी बातें कह जाती थी। तो महादेवी, और उस समय हम लोगों ने, जगदीश स्वामीनाथन भारत भवन में थे, बड़े चित्रकार, वो महादेवी के बड़े प्रशंसक। उनको महादेवी, एक दिलचस्प बात यह है, 2 चित्रकारों को मैं जानता हूँ जिन्होंने महादेवी के प्रशंसक। पहले थे सैयद हैदर रजा। अच्छा। उन्होंने पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, पत्तियों का इस्तेमाल करके पूरी पेंटिंग बनाई। अच्छा। जो बहुत साल पहले, मतलब 70-80 के दशक में, या उससे भी पहले शायद। और स्वामी तो उनके बहुत प्रशंसक थे ही। तो जब महादेवी के आने का हुआ तो स्वामी ने कहा कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने तय किया कि आप 17-18 कविताएं चुन लीजिए, हम एक पुस्तक बनाएंगे। और हमने उसका शीर्षक रखा इस दिशा से उस दिशा तक। तो भवानी प्रसाद मिश्र की दूसरा सप्तक में संकलित एक कविता थी, इस दिशा से उस दिशा तक, छूटने का सुख, टूटने का सुख। इसमें 17 कविताएं थी, जिसका लोकार्पण महादेवी की। अच्छा। और उसमें भी इतनी भीड़ थी उनको देखने। तो हिंदी समाज, और आपको शायद पता हो, आप पत्रकार भी रहे हैं, इसलिए कि किसी साहित्यकार सम्मेलन में महादेवी जयपुर गई थी। और उस समय जगन्नाथ पहाड़िया थे। उनको इस्तीफा देने की नौबत आ गई थी। उनको तो इस्तीफा दिलवा दिया गया था, क्योंकि ये बात इंदिरा गांधी तक पहुंची थी कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो महादेवी के बिल्कुल शान के खिलाफ था, या उनकी छवि के साहित्य क्या साहित्य करते हैं वगैरह कुछ। उनको तो इस्तीफा दिला दिया गया। तो ऐसे भी महादेवी का, जवाहरलाल
नेहरू से परिवार से बहुत हाँ, घनिष्ठ संबंध था, लेकिन हाँ, जब आपातकाल हुआ हाँ, हाँ, तो उन्होंने विरोध करने से पीछे नहीं हटे। हाँ, भले उसका उन्होंने बहुत नाटकीय इजहार नहीं किया, हाँ, लेकिन वो उसकी विरोधी तो थी। महादेव, हाँ, उसका उन्होंने किसी भी हाँ, हद से समर्थन नहीं किया। हाँ, मैं समझता हूँ कि मैंने पहली बार जिंदगी में हाँ, किसी व्यक्ति को पहली बार मरते देखा, वो मुझे अच्छा, यही 11 सितंबर को शाम को, मतलब रात को चली। और वैसे तो हम लोग 3-4 लोग हर दिन वहां जाते थे, श्रीकांत हाँ, हाँ, वर्मा, हाँ, निमी जी, हाँ, मैं और कमलेश। हाँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, श्रीकांत जी मिले नहीं, और हाँ, हम निमी जी और मैं ही वहां थे, हाँ, 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 गलियारे में खड़े हुए थे। इतने में एक युवक आया फूल लेकर, और उसने हाँ, कहा कि ये कृष्णा सोबती ने भेजे। अच्छा, तो मैं वो फूल लेकर गया, वो मुक्तिबोध के सिरहाने मैंने रख दिए, और तब तक मुक्तिबोध की उल्टी सांसें चलने लगी अच्छा, और एक दूधिया सा की रोशनी थी, और धीरे धीरे बोध की गहरीता समाप्त। मैंने इससे पहले किसी व्यक्ति को अपने आंखों के सामने मरते नहीं देखा। और आप देखें कि मुक्तिबोध का जीवन महादेवी के जीवन से कहीं अधिक ट्रेजिक था, हाँ, इस बिल्कुल, अर्थ में कि वो अपने जीवन काल में, जो कि 47 वर्ष का भी नहीं हो पाया, हाँ, अपना पहला कविता संग्रह प्रकाशित नहीं देख पाए। उनके पहले कविता संग्रह की तरमीम देने में मेरी कुछ भूमिका थी। हाँ, 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 और जिस जिस निबंध पत्र पर भारतीय ज्ञानपीठ के हस्ताक्षर बोर्ड ने सचेत रहते हुए किए थे, उसमें उस पुस्तक का शीर्षक था सहर्ष स्वीकारा। हाँ, मैंने बाद में नेमी जी से और श्रीकांत जी से कहा कि बोध की कविता में न तो हर्ष है न स्वीकार है, और उनके पहले संग्रह का नाम ये तो ठीक नहीं लगता, तो कुछ हाँ, और रखना चाहिए। तो कुछ कई नाम सोचे गए, उसमें अंततः चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा रखा तो गया। सोचिए कि कहाँ एक तरह से महादेवी की कविता पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उनके गद्य पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान संभवतः नहीं किया गया। पर कुल मिलाकर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी और सामाजिक मान्यता थी। ये संयोग, ये सुयोग मुक्तिबोध को नहीं मिला। उनको अच्छा, दो सवाल मेरे दिमाग में फिर यहीं से आ रहे हैं। एक तो पहली बात ये कि एक बार शायद आपने लिखा भी था कि मुक्तिबोध बनते हुए कवि थे। अगर मतलब जब एक तरफ हमारे पास महादेवी हैं जो कविता लिखना सायास छोड़ देती हैं, इस उम्र के बाद वो कविता नहीं लिखेंगे, कविता नहीं आ रही है, मुक्तिबोध बनते हुए कवि हैं। दूसरा, जिस नेहरू युग को आज बहुत लोकतांत्रिक, बहुत जिसके हम प्रशस्ति कर रहे हैं, जिसको बहुत लोकतांत्रिक मानते हैं, मुक्तिबोध का सारा मानस जैसे उसी नेहरू युग में बना, आक्रांत हुआ, इतना परेशान हुआ कि लगभग मतलब जिसे हम डोमाजी का जुलूस बोलते हैं, जिसे हाय हाय राजा को नंगा देख लिया जैसी पंक्तियां बोलते हैं, लगता है जैसे नेहरू युग की वैसी तीखी आलोचना हालांकि दूसरों ने भी की है। तो क्या मुक्तिबोध या आने वाले सच को ज्यादा साफ निगाहों से पढ़ पा रहे थे, या उस दौर की यंत्रणा को कुछ अधिक तीव्रता से महसूस कर रहे थे? अगर वो बन रहे कवि विकसित हुए होते तो किधर जाते? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि किधर जाते, हाँ, लेकिन ये तो स्पष्ट ही है कि वो नेहरू युग की निर्मित भी थे, हाँ, और इस निर्मित के कारण ही संभवतः उनमें ये रचनात्मक साहस था कि वो उस युग की विकृतियों और विद्रूपों को भी तीखी नजर से देख हाँ, पाते। अंधेरे में कविता अगर आप देखें, हाँ, तो उस समय वो उसमें बहुत अतिरंजना लगती है, हाँ, क्योंकि उस समय इतना दारुण
नहीं हुआ था, हाँ हम लोग भी उस समय थोड़े बहुत तो जागरूक हो ही गए थे। हाँ जितना एक तरह से अंधेरे में आज के समय का लोकल पूर्वाभास दिखता है। है। हाँ इसलिए वो सिर्फ नेहरू युग की, वो लोकतंत्र की अपनी जो समस्याएं हैं जो आज हमारे हाँ सामने बहुत विकराल है, हाँ एक बहुसंख्यकवाद में हाँ लोकतंत्र को घटा दिया गया है और असहमति की और उसकी गुंजाइश नहीं, मुक्तिबोध को भी ये सहना पड़ा था। दोनों ही देखा जाए तो एक और बात दोनों को जोड़ती है कि दोनों असहमति के लेखक हैं। हाँ हाँ यानी एक अर्थ में महादेवी भी असहमति की लेखक थी, हाँ उन्होंने कभी तत्कालीन सत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया बल्कि उसके विरोध में सक्रिय रही, और दूसरी तरफ मुक्तिबोध। तो इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, हाँ दोनों की मानसों में मानसिकताओं में बहुत अंतर है, दोनों की हाँ दृष्टियों में बहुत अंतर है। लेकिन इस अर्थ में कि सच्चिद वेदना में सहचर हैं, हाँ अपने समय से थोड़ा आगे देख पाने में सहचर हैं, हाँ हाँ और जो आसपास घट रहा है उसको एक ही निगाह से, हाँ कभी हाँ कभी टेढ़ी निगाह से देखने में समर्थ। तो ये उनमें फिर उनके अंतर तो बहुत हैं। क्या मुक्तिबोध का झगड़ा, अगर हाँ आपको याद हो, उनकी एकमात्र पुस्तक जो उनके जीवन हाँ काल में प्रकाशित हो पाई वो कामायनी एक पुनर्विचार है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ जिसमें वो झगड़ा प्रसाद से। हाँ और ये दिलचस्प है कि मुक्तिबोध ने निराला पर कुछ नहीं लिखा, हाँ उन्होंने संभवतः महादेवी पर भी कुछ नहीं लिखा है, हाँ उन्होंने लिखा है तो पंत पर लिखा है और सुभद्रा कुमारी चौहान पर लिखा हाँ है। तो दूसरी उस समय की जो कवियत्री थी, जो महादेवी की हाँ भक्त समवयसी थी, वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। तो एक ढंग से अगर देखें तो मुझे अचानक ये ख्याल ये भी आ रहा है कि अगर जीवन के संकटों को देखें तो छायावादियों में निराला मुक्तिबोध के सबसे करीब पड़ते हैं। दोनों हाँ, ने शायद बहुत विषम जीवन जिया और दोनों लगभग मतलब सहजता से बाहर जाते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कविता में निराला जो हैं वो एक दूसरी तरफ जाते दिखाई पड़ते हैं और मुक्तिबोध बिल्कुल अलग जाते दिखाई पड़ते हैं। क्या मुक्तिबोध अपना कोई वैचारिक ठिकाना ढूंढ रहे थे? अंधेरे में पढ़ते उसमें टॉल्स्टॉय भी दिख जाते हैं, गांधी भी दिख जाते हैं और एक तरह का राष्ट्रवाद भी दिख जाता है। बच गया देश, जीवित रह गया देश, मर गए तुम जैसी पंक्ति चली हाँ, जाती है। तो निराला को जिसके सबसे करीब अपनी जीवन स्थितियों में मुक्तिबोध थे, अपने संघर्ष में, अपनी विषम मनस्थिति में, उस कवि से वो इतने दूर क्यों दिखते? निराला राम की शक्ति पूजा से होते हुए तुलसीदास के प्रति मेरा तक पहुंच जाते हैं। अब मेरा मुक्तिबोध ख्याल है कि हाँ मुक्तिबोध ने, जिसको फैंटेसी कहा जाता है, हाँ एक वैकल्पिक मिथक रचने की चेष्टा की। हाँ वो वैकल्पिक मिथक अंधेरे में, वैसे तो उन्होंने लकड़ी का रावण और ब्रह्म हाँ हाँ राक्षस, ब्रह्म इस राक्षस तरह है। के हाँ रावण और बल्कि राक्षस ब्रह्मा के, राक्षस उनकी कहानी भी है। हाँ हाँ, तो ये हाँ चुने। लेकिन अगर आप अंधेरे में देखें तो वो जो एक तरह का वैकल्पिक मिथक बना रहे हैं उसमें कोई पौराणिक चरित्र नहीं है हाँ और ऐतिहासिक चरित्र भी नहीं है, इस अर्थ में कि कोई अशोक या कोई इस तरह का हाँ कोई राजा भोज वगैरह कुछ नहीं, हाँ मनु, ये भी नहीं। वहां गांधी, टॉल्स्टॉय, तिलक, हाँ ये इनसे एक वो बन रहा है। असल में लोगों को पता ही है कि मुक्तिबोध की शुरुआत तो एक बड़े प्रचंड गांधीवादी की तरह हुई थी अच्छा और उनको मार्क्सवाद की तरफ प्रेरित किया नेमीचंद्र जैन ने, जो हाँ उनके साथ हाँ शुजालपुर में अध्यापक थे और दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, उनका पत्राचार भी प्रकाशित है। तो ये मुक्तिबोध की जो यात्रा है, और
और मैं समझता हूँ कि मुक्तिबोध में एक और शब्द है जिसमें दोनों जोड़े जा सकते हैं, अंतःकरण का आयतन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुक्तिबोध की एक कविता की पंक्ति है, मेरा ख्याल का है आयतन कितना ये वो तो ये है। हाँ, ये पता नहीं था, या कम से कम उनको इतनी खबर नहीं थी कि स्टालिन के सोवियत संघ में इस तरह का नरसंहार हो रहा था, या असहमति को कैसे दबाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने मार्क्सवाद में या मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि में अंतःकरण नाम के शब्द की धारणा का इजाफा किया, और दूसरी तरफ महादेवी ने उस अंतःकरण के दूसरे रूप प्रकट किए गद्य में। स्त्रियों के स्त्री बोध की को चरितार्थ कर, दूसरा जैसे चांद का फांसी अंक संपादित कर, और बिल्कुल साधारण अज्ञात कुलशील लोगों पर संस्मरण लिखकर, तो एक तरफ वो भी अंतःकरण का आयतन है और मुक्तिबोध में भी अंतःकरण का आयतन है। अब समय और स्वभाव, परिस्थितियों की समझ, भाषा की अपनी जो विरासत थी उससे क्या लेना क्या नहीं लेना, इस चुनाव की अपनी अपनी रुचि, इन सब दोनों को बहुत अलग करके एक बहुत ही प्रगीतात्मक, हालांकि महादेवी में एक तरह की वैदिक शास्त्रीयता है, जो एक तरह का, और ये जो कहना कि अकेला पंच होने दो, पंचित प्राण रहने दो अकेला, ये उसी समय कहा जा रहा है जब रविंद्रनाथ एकला चलो का आह्वान कर रहे हैं, तो एक बड़े फलक में इनको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर अब मुझे लगता है मतलब अंतःकरण का आयतन हमारे दौर में और ज्यादा संक्षिप्त हो चुका है और वो अंधेरे और प्रगाढ़ हो चुके हैं। हम लोग बहुत स्मृति भ्रष्ट, स्मृति शिथिल समय में हैं और मैं नहीं जानता हूं कि हमारी बातचीत जो है आज की कितनों को कितना सुख देगी या अपने पुरखों से जोड़ पाएगी। लेकिन आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे इन दोनों लेखकों को लेकर जिसके साथ हमें बातचीत समेट सकें? मैं समझता हूं कि आज के युवा लेखक, खासकर युवा लेखक, इस समय जिस अंतःकरण की, नागरिक अंतःकरण की आवाज उठनी चाहिए, उस आवाज को उठाने में हिचक है। उनको अपने दो पुरखों को याद करते हुए कम से कम कुछ साहस उधार लेना चाहिए, अगर वो उनके पास स्वाभाविक रूप से नहीं है, क्योंकि साहित्य का काम हर समय में एक तरह से अंतःकरण के आयतन को और फैलाना है, बजाय उसको संक्षिप्त करने के, और ये युवा मित्रों को भी याद रखना चाहिए। धन्यवाद अशोक जी इस पूरी बातचीत के लिए। मुझे लगता है कि आज ये बातचीत जो है शायद किसी सार्थक आने वाले संवादों की शुरुआत कर सके। धन्यवाद।